गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th ज्योग्राफी में अपना चैप्टर नंबर 3 है अपवाह तंत्र, जिसको अपन ने वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ते उसी में ध्यान से पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र क्या होता है? तो अपवाह तंत्र जो होता है, अपन सीधे सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए तो वो जो नदियाँ बहकर अपना नदी किसी स्थान विशेष से बहकर निकलती है और उस नदी और उसकी सहायक नदियाँ तो जितने क्षेत्र को घेरती है वो सारा का सारा जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। वो नदियों का जो जाल होता है उसको अपन बोलते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह क्या होता है कि एक निश्चित नदी के माध्यम से जो पानी आगे बहकर जाता है तो वो एक अपवाह हो गया, यानी उसका रास्ता हो गया। और उसमें बहुत सारी नदियाँ जब आकर मिल जाती है, जालनुमा आकृति बन जाती है, तो उसको अपन अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। आप अब देखते हैं, आपने वर्षा ऋतु, अब अपन देखते हैं कि वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले, वाहिकाएँ अपन वाहिकाओं का नदियाँ देखिए, जो वर्षा का अतिरिक्त जल जो होता है, यानी जो एक्स्ट्रा जल जो होता है अपने जलाशय भरने के बाद में शेष बचा हुआ जो जल होता है उसको बहा कर ले जाती है। और ये अतिरिक्त जल के लिए वाहिकाएँ, नदियाँ ना होती, अगर ये नदियाँ नहीं होती, वाहिकाएँ नहीं होती, तो क्या स्थिति हो जाती? बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती, जहाँ ये वाहिकाएँ अवरुद्ध हो जाती। अब ऐसे स्थान विशेष पर जहाँ पर जाकर के ये वाहिकाएँ, ये नदियाँ जो होती है कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाए तो उस स्थान पर क्या होता है? बाढ़ का आना एक सामान्य घटना मानी जाती है, क्यों वहाँ पर बाढ़ की स्थिति ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। अब हम निश्चित बात करते हैं अफवाह। एक निश्चित वाहिका, निश्चित नदियों के मार्ग जो होते हैं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह, जल जो निश्चित मार्ग से जब बहकर जाता है तो उसको अपन बोलते हैं अफवाह। और जब इन वाहिकाओं के का एक जाल बन जाता है, बहुत सारी नदियाँ आकर के इनमें मिल जाती है, तो उनको अपन बोलते हैं अपवाह तंत्र। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ, अब किसी क्षेत्र विशेष में जो अपवाह तंत्र का निर्माण होता है वो वहाँ के धरातल, वहाँ की चट्टानों, समय, भूवैज्ञानिक काल, प्रकृति बनावट, स्थलाकृतिक स्वरूप या वहाँ का ढाल या जल की मात्रा, इन सभी से प्रभावित होता है, इन सभी से प्रभावित होता है। तो अपन ये सारी चीज़ें जो है किसी न किसी रूप में क्या करती है? अपवाह तंत्र को प्रभावित करने का काम करती है। आपके आस, अब इसमें हम नेक्स्ट बात करें कि आपके आसपास कोई नदी होगी, लेकिन नदी आसपास कहीं अपन देखते हैं नदी होती है उसमें, अब कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो वर्षा काल में पानी देखने को मिलता है, पानी का बहाव दिखता है, और कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो पूरे वर्ष भर ही बहती रहती है। जैसे अपन बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में बनास जो है मानसूनी नदी है, जब बारिश होती है तब इसके अंतर्गत पानी देखने को मिलता है। और चंबल जो है वो पूरे वर्ष भर बहने वाली नदी है। तो मानसून जो नदियाँ होती है वो भी दो प्रकार की होती है, मानसूनी और बारहमासी। मानसूनी नदी जो मानसून वर्षा काल में बहती है, और बारहमासी जो 12 महीने बहती है। हम कई बार सोचते हैं कि सारी जो नदियाँ हैं इनका जल एक ही दिशा की ओर क्यों प्रवाहित होता है? तो इसका जो कारण होता है वो होता है भूमि की ढाल के कारण, क्यों भूमि की ढाल के अनुरूप ही नदियों का भाव होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करें जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? तो जल ग्रहण की अगर बात की जाए तो एक नदी जब विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, तो किसी विशिष्ट यानी अन्य क्षेत्र से जल को बहाकर इसी से एक अपने स्थान पर ला रही है, उसको अपन बोलेंगे जल ग्रहण क्षेत्र। नाम से पता चल रहा है कि जल ग्रहण, जल को ग्रहण करने वाला जो क्षेत्र है उसको जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। अब कहीं ना कहीं से तो बह के आता ही है पानी। अपवाह द्रोणी क्या होती है? एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, एक नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो बहुत सारे क्षेत्रों को अपवाहित यानी बहकर आती है, तो उस क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। जल विभाजक, जल विभाजक अपन एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग, एक अपवाह द्रोणी जो होता है वो दूसरे क्षेत्र से उसको अलग बना दे तो उसको अपन या सीमा रेखा के रूप में उसको अलग कर दे तो उसको जल विभाजक या जल संभर के नाम से भी जानते हैं। अब जल विभाजक, जल संभर एक ही चीज़ है दोनों। क्यों? बड़ी नदियों की जल ग्रहण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नदी द्रोणी, और छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जल संभर बोलते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है प्रतिरूपों से संबंधित वो अपन देखते हैं। तो प्रतिरूपों से संबंधित जो पॉइंट है वो है, पहला पॉइंट, जब जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के समान वृक्षाकार प्रतिरूप देख, जो अपवाह प्रतिरूप यानी एक मुख्य नदी और उसमें बहुत सारी नदियाँ अलग अलग दिशाओं से आकर के मिलती है, तो एक वृक्ष की आकृति के अनुरूप जब अपने को नदी दिखने लग जाए तो उसको अपन बोलते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। और इस प्रकार की जो नदियाँ हैं वो क्या है? उत्तरी भारत, जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदानी भूगोलिक जो क्षेत्र है अपना, वो आकृति प्रदेश है,
उस क्षेत्र में इस प्रकार की नदियाँ अधिकतर देखने को मिलती है। दूसरा, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर धरातल पर पहुँचती है या निकलकर सभी दिशाओं से आकर के बहती है तो उसे अरीय प्रतिरूप के नाम से अपन जानते हैं। और ये अमरकंटक से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो इसी प्रकार की, इसी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं, जब मुख्य नदियाँ समांतर बहकर तथा सहायक नदियाँ उनके समकोण पर मिलती हैं। जब मुख्य नदियाँ, दो मुख्य नदियाँ समानांतर बहती हैं और किसी एक स्तर पर समकोण पर अगर मिल जाती है तो उसे जाली नुमा प्रतिरूप के नाम से अपन जानते हैं। लास्ट पॉइंट जिसका प्रतिरूप का, जब नदियाँ सभी दिशाओं से आकर किसी झील या गर्त में आकर के गिर जाती है, मिल जाती है, तो ऐसे प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। अभिकेंद्री प्रतिरूप। अब भारतीय अपवातंत्र को का वर्गीकरण, भारतीय अपवातंत्र को कई भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो इसको अलग अलग, यानी जल ले जाने के आधार पर, या अपन बात करें जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर, तो अलग अलग पार्टों में जल ले जाने, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं, अरब सागरीय अपवातंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र। अब अरब सागरीय अपवातंत्र हम उसे कहेंगे, यानी ऐसी नदियाँ जो अपना जल ले जाकर के अरब सागर में डालती है। तो उस प्रकार की जो नदियाँ हैं उनमें सिंधु है, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, पेरियार है, ये ऐसी नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। और इसके अलावा जो बाकी की अधिकतर जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जो ऐसी नदियाँ जो अपना जल बंगाली घाटी में गिराती है, बंगाली घाटी का अपवातंत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, यमुना, ये सारी जो, यमुना का जल अपन देखते हैं कि गंगा की सहायक है यमुना, इसलिए गंगा का नाम आ गया, तो यमुना ऑटोमेटिक उसमें आ जाती है। तो ये अपने अपने क्षेत्रों के आधार पर, जो किसके आधार पर, जल ले जाने के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। तो दो भागों में, जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह को तीन भागों में या तीन द्रोणियों में बांटा गया है। इसने किसके आधार पर बांटा है? संभर क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर। प्रमुख नदी द्रोणी, अब ऐसी, अब इनका क्षेत्र के आधार पर है ये, तो क्षेत्र के आधार पर भी बात करेंगे अपन। प्रमुख नदी द्रोणी किसे कहेंगे? जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा हो, यानी ऐसी नदियाँ जो बड़े क्षेत्र की नदियाँ हैं और 20,000 किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित करती हो, 20,000 किलोमीटर क्षेत्र से होकर के इनका जल बहकर आगे बढ़ता हो, सहायक और इनकी मुख्य और सहायक नदियों से मिला करके। तो ऐसी 14 नदियाँ हैं अपने भारत में, जिनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक, ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो बड़ा है। मध्यम नदी द्रोणी में अपन कहीं मानेंगे 2000 से लेकर के 2000 वर्ग किलोमीटर से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में ऐसी 44 द्रोणियाँ हैं। अपन सीधे सीधे कह सकते हैं 44 ऐसी नदियाँ हैं जो मध्यम नदी द्रोणी के नाम से जानी जाएगी। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि ऐसी नदियाँ हैं जो 2000 से 20,000 तक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को, वो 20,000 से अधिक है, ये 20,000 तक है। लघु यानी छोटे स्तर पर, जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम, वो लघु श्रेणी के अंतर्गत मानी जाएगी। इनमें कम वर्षा वाले क्षेत्रों को भी शामिल, या कम वर्षा वाली जो क्षेत्र होते हैं उनमें बहने वाली जो नदियाँ होती हैं वो इसी का एग्जाम्पल है। अगला जो पॉइंट है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपना जल अरब सागर और बंगाली घाटी में गिराती है। हिमालय से कुछ नदियाँ हैं जिनको अरब सागरीय, बंगाली घाटी दोनों अरब हिमालय से निकलती है, लेकिन अरब सागर में भी अपना जल गिराती है और बंगाल की खाड़ी में भी अपना जल गिराती है। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर अपना जल बंगाली की खाड़ी में गिराती है। नर्मदा और ताप्ती दो बड़ी नदियाँ हैं जिसका अपवाद है। ये अनेक छोटी नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो इसके आधार पर अपन बात कर रहे हैं कि ये इससे हिमालय से निकलने वाली महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं, अरब सागरीय, बंगाली की खाड़ी की नदियाँ, इन एक एक नदियों को यहाँ तक अपना हो गया। इसके बाद में पर डे कुछ नदियों को जिनका, अब इसमें याद क्या करना है आप लोगों को, नदियों का उद्गम क्षेत्र कहाँ से होता है, कौन सी नदी किस में जाकर मिलती है, और बंगाली खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, आंतरिक अपवाह तंत्र होता है। तो ये चीज़ें अपन पर डे पढ़ते जाएंगे, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। कल इससे आगे वाला टॉपिक नदियों वाला अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे।